अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। बजट के ऊपर एक इशू बना हुआ था और हुकूमती कोalition तमाम पार्टनर्स इस तमाम हवाले से, इस हवाले से कुछ परेशान नजर आए। खास तौर पर बिलावल भुट्टो साहब जब स्वात गए तो ओवर द वीकेंड उन्होंने जो खिताब किया, बड़ा बरमला तौर पर उन्होंने अपनी शिकवे शिकायत अपनी ही हुकूमत से और इस अलायंस से रखे। उन्होंने कहा कि वादा खिलाफी ना की जाए। वजीर आजम की नीयत पर शक नहीं, लेकिन उन लोगों का मुहासरा जरूर होना चाहिए जो कि वादा खिलाफी कर रहे हैं बजट के हवाले से, और जो सैलाब जदगान को उनकी जो ड्यू इमदाद है वो पहुंचने नहीं दे रहे। अब नाजरीन उस पूरी चीज को डेवलप होने के बाद और फिर साथ साथ उन्होंने इलेक्शन के हवाले से भी कहा कि हम तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं और लिहाजा जो दीगर इत्तेहादी हैं वो भी इलेक्शंस के लिए अपनी तैयारी पकड़ें। ऑब्वियसली इसका जो रेफरेंस था वो हम पीएमएलएन या जेयूआई, पीएमएलएन प्राइमरीली उनको हम लगा सकते हैं, क्योंकि इलेक्शंस में ताखीर की जो बात है हमने अक्सर और बेशतर नून लीग के तमाम काफ़ी जो सीनियर और जो वेल इन्फॉर्म्ड जो सोर्सेज हैं वहाँ से हमने सुने हैं। लेकिन ये बात बिलावल साहब ने की कि इलेक्शंस के लिए तमाम को तैयारी पकड़ लेनी चाहिए। अब उसके बाद नाजरीन आज कट शॉर्ट 25 अरब की जो एक खास खुसूसी रकम है वो मुख्तस कर दी गई है सिंध में सैलाब जदगान के लिए। और इसके बाद हुकूमत खास तौर पर पीएमएलएन, वजीर आजम ये उम्मीद रखते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब और पूरी पीपल्स पार्टी जो कि इस वक्त अलायंस में सबसे अहम पार्टनर है प्रेजेंट गवर्नमेंट की, उनके शिकवे शिकायत दूर हो जाएंगे। क्या शिकवे शिकायत दूर होंगे, ये जरूरी सवाल है और हकीकी सवाल है, इसको उठाने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ बिलावल साहब ने जब ये बात की तो उन्होंने चूंकि इलेक्शंस का भी तस्करा किया, नॉट जस्ट द बजट, तो उसके ऊपर हुकूमती जो नून लीग से ताल्लुक रखने वाले वुज़रा हैं या काबीना के अरकान हैं, उन्होंने भी बरमला तौर पर अपना पर्सपेक्टिव रखा। पहले बिलावल साहब की बात सुनते हैं, जस्ट अ शॉर्ट ग्लांस और एक छोटा सा ग्लांस हो कि स्वात के जलसे में उन्होंने काफी सारी बातों का बहुत बरमला इजहार किया है। सुनिएगा उन्होंने कुछ उसका एक हिस्सा, कुछ एक्सर्प्ट कि उन्होंने क्या कहा। वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के मुताबिक जो फंड्स रखने चाहिए थे वो मौजूद नहीं है। वजीर आजम साहब का नीयत पे मेरा कोई शक नहीं है, मगर मैं वजीर आजम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी टीम में वो जो लोग हैं वजीर आजम के जो वादे हैं वो पूरे नहीं करवा रहे हैं, उनसे वजीर आजम को हिसाब लेना चाहिए। कुछ लोगों से हिसाब लेना चाहिए। अब वो लोग कौन हैं आज जानने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन के हवाले से भी बिलावल साहब ने कुछ कहा, लेकिन वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोग्राम में सुनाऊंगी। लेकिन इसका जो एक तरह का जवाब या एक जो रिप्लाई था एहसन इकबाल साहब वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी ने दिया, और उन्होंने क्या बात की, उन्होंने किस तरह से समझा कि इस तर्ज से किसी जलसे में ऐलान नहीं करना चाहिए और सबको ओनरशिप लेनी चाहिए जितने फैसले हुए हैं जो हुकूमत ने, कोalition गवर्नमेंट ने कलेक्टिवली मिलकर किए। एहसन इकबाल साहब की बात सुनिए। एक कोalition हुकूमत है, जब कोalition होती है तो उसके फायदे भी होते हैं और उसके कुछ नुकसानात भी होते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हमेशा अपने कोalition पार्टनर्स को हर फैसले के अंदर शरीक किया। जब फैसले इत्तफाक राय के साथ किए जाते हैं तो वो सबकी जिम्मेदारी होती है उन फैसलों को बराबर की ओनरशिप दें। सबकी जिम्मेदारी होती है कि फैसलों को बराबर की ओनरशिप दें। वेरी क्लियर एंड एविडेंट रेफरेंस टू बिलावल भुट्टो साहब और पीपल्स पार्टी के ओनरशिप पीपल्स पार्टी की तरफ से कम नजर आ रही है। और इसी में आगे जाकर उन्होंने ये बात भी की कि जलसे जुलूस पे इस तरह के ऐलानात नहीं करने चाहिए। नून लीग नाजरीन खासी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे अपने विदिन भी बरहम नजर आती है, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से आज ये इत्तला है कि उनको बाकायदा तौर पर ओहदे से फारिग कर दिया जाएगा। और जो रिपोर्ट की जा रही है उसके साथ इजाफी बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा ने यह भी फैसला किया है कि आइंदा उनको कोई भी इस तरह का डिसाइसिव ओहदा नहीं दिया जाएगा। जाहिर है नाजरीन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या डिसेंट किसी भी पार्टी के लिए बेयर करना ये एक बड़ी अहम बात होती है कि उस पार्टी में कितनी कैपेसिटी है कि वो अपने ही अंदर इख्तलाफात को बेयर करे। खैर, पीपल्स पार्टी के हवाले से भी इस हवाले से बात रहेगी, क्योंकि लतीफ खोसा साहब हैं, उनको भी हमने पिछले रोज देखा था कि उन्होंने जब पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ किया था तो उनको भी इसी तरह से जो अपना अहम ओहदा था विद इन द पार्टी, जो वो लॉयर्स फोरम को चेयर करते थे, प्रिजाइड करते थे, उससे उनको हाथ धोने पड़े थे। इस पूरे एक फिनोमिनन पे भी नाजरीन बात रहेगी और जाहिर है पिक्चर एट लार्ज पर भी बात रहेगी, क्योंकि इलेक्शंस की आमद है। और चूंकि इलेक्शंस की आमद है, ये बात बड़ी क्लियर है कि ये तमाम कोalition जमातें अलग अलग अपने अपने पार्टी मैनिफेस्टो के तहत इलेक्शंस लड़ेंगी, नॉट एज अ कोalition। तो ऑब्वियसली अगर ये अब इलेक्शंस में जाने लगे हैं और इलेक्शंस की आमद है, तो क्या ये भी एक फितरी बात है कि इसी वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम हम देख रहे हैं कि इख्तिलाफात जो विद इन द पोलिटिकल कोalition पार्टनर्स हैं बहुत उभर कर इस वक्त सामने आ रहे हैं। कुछ तकर्रियों के हवाले से भी इस तरह के इख्तिलाफात
पिछले रोज हमने देखे, जैसे नादरा चेयरमैन को हटाया गया, बरतरफ किया गया। सुनने में ये आता है एज पर वेरी रिलायबल सोर्सेज कि पीपल्स पार्टी इस हवाले से खुश नहीं थे और नाखुश थे, लेकिन पीसीबी चेयरमैन के ऊपर पीएमएलएन अपना एक असर रसूख रखना चाहते हैं और नजम सेठी साहब को वहां पर आयद करना चाहते हैं या उनको लगाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी का भी एक अपना उनके भी एक कैंडिडेट हैं और वो कहते हैं कि चूंकि जो मुतल्लिका मिनिस्ट्री है वो उनके पास है तो ये ओहदा उनके पास रहना चाहिए। एंड नॉट जस्ट दीज टू पार्टीज, बल्कि जेयूआई के भी जो गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनके ऊपर भी तकरीबन तमाम ही जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने मिलकर एक अदम एतमाद के हवाले से आवाजें बुलंद करना शुरू कर दी हैं। ये पूरा कोएलिशन और इसके बारे में बात रहेगी और जाहिर है परवेज इलाही साहब के हवाले से भी बात करना जरूरी होगा, क्योंकि आज बड़ा दिलचस्प बयान चौधरी शुजात हुसैन का आया और वो कहते हैं कि अभी भी परवेज इलाही साहब उन्हीं की पार्टी में शामिल हैं, जबकि परवेज इलाही साहब एविडेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं। आया ये बात उन्होंने क्यों की? क्योंकि एक बड़ी अहम मुलाकात हुई इन दोनों रहनुमाओं के दरमियान और उसमें ऐसी क्या गुफ्त शनीद हुई जिसके बाद ये एक बहुत अहम इंकशाफ किया है चौधरी शुजात हुसैन ने। इसके ऊपर भी थोड़े रोशनी डालने की और थोड़ी जहन अपना यहाँ पर भी राग़िब करने की कोशिश रहेगी। फौरी तौर पे अपने बहुत मौजूद और पर्टिनेंट गेस्ट पैनल का तारुफ करती हूँ और उनकी तरफ ले चलती हूँ आपको। बहुत सारे अहवाल से आज हम जानेंगे और बदकिस्मत तरीन जो ग्रीस में ये जो कश्ती का सानिया है उसके ऊपर भी बात रहेगी। बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक 400 से ज़ायद अफराद हैं जो कि इसमें सवार थे और जिनमें से सिर्फ 12 बदकिस्मती से जिंदा बचे हैं। ये बदकिस्मत हादसा जब हुआ इसके ऊपर अब इंक्वायरी भी चल रही है। पाकिस्तान यहाँ हमारे लेवल पर भी इसमें बात चल रही है। अक्सर और बेशतर इसमें पाकिस्तानी अफराद थे जो सवार थे। 400 के करीब सिर्फ पाकिस्तानी अफराद थे और जो टोटल जो मजमूई तादाद है जो लोग सवार थे उनकी 700 साढ़े 700 तादाद बताई जा रही है। तमाम मामले पे नाजरीन बात करेंगे, इसके हवाले से क्या होता जा रहा है और क्यों एक लार्जर एक सवाल ये भी है कि इस कदर लोग परेशान हैं या इस कदर अपनी जिंदगी मुश्किल समझते हैं पाकिस्तान में कि वो बाहर माइग्रेट करने पर और इस कदर मुश्किल हालात में माइग्रेट करने पर मजबूर हैं। उस नाकिस कश्ती का वैसे भी इंजन फेल हो गया था उसके इस बदकिस्मत हादसे से पहले और उस पूरे हादसे के से पहले भी ये बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तानी थे जो वहाँ जो लोग बचे हैं जो जिंदा हैं उनके ये अकाउंट्स ये हैं कि पाकिस्तानियों को मजबूर किया गया था कि वो जहाज के या कश्ती के निचले हिस्से में वो रहें और वहां पर वो क़याम करें या वहां पर बैठें, जिसकी वजह से पानी की किल्लत, ड्रिंकिंग वाटर की किल्लत की वजह से पहले ये बताया जा रहा है कि 6 पाकिस्तानी अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे और ये भी एक बड़ी बदकिस्मत और अलमनाक सूरत हाल है। इसके ऊपर बात करेंगे, इस तरह के फिनोमिनन को रोकना, क्योंकि इसकी पार्ट इतना बड़ा हादसा तो हुआ है लेकिन शायद इसके ऊपर बात इतनी ज्यादा नहीं हुई जितनी हमें ओवर द टाइम करनी चाहिए थी। आफ्टर अ ब्रेक नाजरीन फौरी तौर पर अपने मेहमानों का रुख करती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। कैसर साहब, आप क्या इसका जवाब आप फरमाना पसंद करें ताकि फिर मैं आगे ले जाऊं इसी बात को कि हाँ कौन लोग हैं सर जो प्राइम मिनिस्टर ने तो वादा किया था ना और वजीर खारजा कहते हैं उनको शक नहीं है प्राइम मिनिस्टर की नीयत पे, लेकिन उनके अपने कुछ लोग हैं जिनसे पूछना चाहिए, उनको अकाउंटेबल करना चाहिए। देखिए मोना, आप खुद क्योंकि मईशत को समझती हैं, मैं आपको बताऊं, प्राइम मिनिस्टर या कोई भी वजीर आला या हम इलेक्टेड लोग हम चाहते हैं कि अपना इलाका ज्यादा डेवलप करें। मैं अपने इलाके में जाके कहता हूँ मैं ज्यादा ये करूंगा, सही बात है। अब ये जब बजट आता है ये भी देखने पड़ता है कि हमारे पास पोजीशन क्या है, हमारे पास है क्या, कि क्या फंड कितने हैं। हाँ, ठीक है, वादा तो वो तो सर पहले रोज से डेफिसिट बजट बनाते हैं ना, हमारा तो बजट शुरू ही डेफिसिट से होता है और डेफिसिट भी मामूली नहीं, यानी ये साल जो गुजरा है 7,000 अरब रुपए, 7,000 अरब रुपए खसारे का बजट हुआ है। यानी या नोट छपे हैं और या हमने नया कर्जा ले लिए, तो ये ज्यादातर कर्जा ले लिए। अब कर्जा बढ़ाते जाएंगे, अब और हो सकता था 7,000 की बजाय आप 9,000 कर लें और कर्जा ले लें। पहले कर्जा 60,000 अरब रुपए तो हो चुका है। अब बात ये है कि कोई रोकता नहीं है, पहले भी हर जगह कोशिश की गई है ज्यादा एलोकेशन। वो पीपल पार्टी वाले उन्होंने बात की, उनको ठीक कह रहे हैं, उन इलाकों में जरूरत है। मैं अपने तौर पे कहूंगा, मैं भी कहूंगा कि मुझे अपने इलाके में जरूरत है, ज्यादा तो अब मैंने मुतालबा किया, यानी कि ये कि उनका मुतालबा जायज है, जरूरत भी है, लेकिन कुशन नहीं है, फाइनेंशियल कुशन नहीं है। यानी देखिए ना, मैं आपको बताऊं, मेरे चिन्योट एक तारीखी शहर है, 2000 साल पुराना है, आज तक उसमें सीवरेज नहीं हो सकी, नालियां उबल रही हैं। हम कह रहे हैं बार बड़ी बात है जी, बहुत अलग बात है। तारीखी शहर है, 2000 साल पुराना, दरियाए चनाब के ऊपर है, लेकिन उसमें सीवरेज नहीं है।
अब बताइए किसका दिल नहीं चाहता आज के राइट, जमाने में? दिल 21वीं चाहता सदी में। है, डिमांड भी जायज है, पैसे नहीं है, सिंपल तो पैसे आम फहम अल्फाज में जुबीना साहिबा सेनेटर साहिबा की तरफ। मोना करना क्या चाहिए कि हमें कैसे जो है ना मैं कैसे साहब इस पे जुबीना साहिबा का भी सुन रहे हो एक पर्सपेक्टिव? बात को खत्म कर रहा हूँ। जी, मैं ये जी। कहता हूँ कि 4,000 अरब रुपए मैं आपके कई प्रोग्रामों में कहता रहा हूँ कि लीकेज है, ज्यादा वसूल हो सकते हैं, करप्शन है, स्मगलिंग है, अंडर इनवॉइसिंग है, बहुत सारी चीजें, हाँ। हो सकते हैं। वो हम जब पैसे ज्यादा वसूल करें एक तरफ जिनको जो देना है जो और डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट, आपने हल भी तजवीज कर दिया साथ साथ कि ये जी। चीजें हैं जो जिनसे हल हो सकते हैं। मैं बिल्कुल इनकी बातों से एग्री करती हूँ कि हमारा डेफिसिट होता है, लेकिन बात ये है कि जो स्वात में ख्वाज़ाकेला में हमारे चेयरमैन साहब ने बात की, वो वादों की ये जो है याद दहानी कराई। ये वो फंड्स की बात हुई जो कि वजीर आजम साहब खुद लोगों से वादा करके आए थे। ये कोई नई एलोकेशन नहीं थी, ये वो और ये सिर्फ सिंध के लिए भी नहीं थी। चेयरमैन की साहब की, बिलावल साहब की अगर आप तकरीर सुने तो उन्होंने मुल्क के सारे उन इलाकों का जिक्र किया, हमारा मालकन डिवीजन से लेके साउथ पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, जहां जहां सैलाब की तबाहकारियां हुई और वजीर आजम साहब वहां खुद गए, तशरीफ ले गए और वहां पे ये वादा करके आए कि हम जो है इन लोगों की दादरसी करेंगे, इनकी मदद करेंगे। तो ऐसी कोई नई डिमांड जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नहीं की, ये सिर्फ एक यकीन दहानी थी। और आपने इलेक्शन के फंड्स के एलोकेशन से भी बात की, तो मेरा एक सवाल है कि इलेक्शंस की लीगैलिटी या इलीगैलिटी की बात जो है, या बजट की इलीगैलिटी की जो बात जो है, बजट पास्ड बाय द पंजाब केयरटेकर जी, गवर्नमेंट। मैं पहला सवाल तो मुझे ये है कि चूंकि मेरा ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, तो असेंबलियां दो तहलील की थी खान साहब ने, एक पंजाब की और एक खैबर पख्तूनख्वा की। पूरे फसाने में जो है कहीं खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र नहीं है। क्या खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? उसका क्या वजह थी कि सारी कंसंट्रेशन अदलिया की भी, खान साहब की भी, वकला बरादरी की भी, सारी पंजाब के इलेक्शंस पे थी और किसी ने एक दिन भी जो है खैबर पख्तूनख्वा का नाम नहीं लिया, जहां पे साइमल्टेनियसली या 2 दिन छोड़ के खान साहब ने जो है असेंबलियां डिसॉल्व की। तो ये इलीगैलिटी। और जहां तक बात होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन इफ इट इज आस्किंग फॉर 90 डेज विद इन के इलेक्शन की बात करता है, वो साथ में ये बात भी है कि आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने हैं और पूरे मुल्क में जो है वो केयर टेकर सेटअप्स होंगे। तो अगर वो इलेक्शन हो जाते जो कि वो करवाना चाह रहे थे, आई बिलीव कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज एक्सप्लिसिटली नहीं लिखी कि एक साथ हो। नहीं, मुझे ये बताए ना, एक साथ होने या होने की तो बात नहीं है ना, ये बात तो है ना कि उस वक्त वहां पे केयर टेकर सेटअप्स होने चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि इलेक्शन अगर हो जाते इनकी ख्वाहिश के मुताबिक, तो वहां तो केयर टेकर सेटअप नहीं होने थे, तो फिर कैसे इवन प्लेइंग ग्राउंड जो है आप पॉलिटिकल पार्टीज को देते वहां उन दोनों सूबों में। और मैं अपना गिला एक दफा फिर करूंगी कि खैबर पख्तूनख्वा भी जो है वो इसी मुल्क का हिस्सा है। जब पंजाब की बात की जाती है तो वी आर नॉट द चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड, हमारी बात क्यों नहीं की जाती? थोड़ा ये जो गवर्नर केपी के हवाले से भी एक एयर है, सेनेटर साहिबा से मेरी ये ऑफ द रिकॉर्ड हो रही थी बात, आईड लाइक टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड टू, लेकिन एक राउंड हम इस मामले पे पहले लगा लें। मियां अली अशफाक साहब, पूरे फसाने में केपी का जिक्र क्यों नहीं? सादा आम फहम सवाल। ये सेनेटर साहिबा का बड़ा वैलिड किस्म का पॉइंट है कि ये जो कि पंजाब और केपी के जो हैं वो दोनों भाई सूबे हैं पाकिस्तान के, तमाम ही जो जितने भी सूबे हैं दे आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान इक्वली, और इसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है डिस्क्रिमिनेशन की। लाजमी तौर पे आइडियल के सिनेरियो में तो होना ही ऐसे चाहिए था। इस पे तो किसी भी कोई शख्स जो आम फहम, चाहे वो किसी भी तबका फिक्र से हो, चाहे वो अदालतों से हो, चाहे वकला से हो या पॉलिटिकल पार्टी से हो, इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन जो है वो तो अनक्वेश्चनेबल है। अच्छा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अली साहब, आप हाँ। इसको डिस्क्रिमिनेशन कह रहे हैं? आप भी इसको एज अ डिस्क्रिमिनेशन इसको रीड कर रहे हैं इस बात को? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, अदालत ने बड़ा क्लियर कहा था कि ना, केपी वाले मामले को, चूंकि वो जो असेंबली है वो उन्हीं के गवर्नर के साइन से डिसॉल्व हुई है, तो आप मुतलका अदालत जाएंगे, यही कहा था ना? आप मुझसे बेहतर जानते हैं। जी बिल्कुल यही कहा था। पंजाब मैं तो का इसलिए उन्होंने कहा कि हम डील करेंगे क्योंकि उनके गवर्नर ने असेंबली डिसॉल्व नहीं की।
आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है। मैं सेनेटर साहिबा के जो अपना कंटेंशन है उसको सपोर्ट कर रहा हूँ और रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ इस मामले में कि जो इन्होंने पॉइंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ट्रीट करके इसको हाईलाइट किया है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसा कतई तौर पर अगर तासुर लिया जाता है तो ये नहीं होना चाहिए, और ना ही कोई ऐसी बात है, और ना अगर कोई ऐसी बात इनके तासुर के मुताबिक है तो वो ये बात नहीं होनी चाहिए थी। और किसी भी शख्स को जो है वो इस तरह के पैराए में चीजों को नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो इस तरह के मामलात हों या कोई भी और मामलात हों, सियासी हों या इनफरादी हों, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई गुंजाइश नहीं है। और ऑब्वियसली हमें पाकिस्तान में तमाम रहने वाले जो लोग हैं वो चाहे खैबर पख्तूनख्वा से हैं, वेरी सिंध से वेरी हैं, पॉइंट मेड। आपका बड़ा बरमला इस पे पॉइंट आ गया। आपने कहा कि ये तासुर भी नहीं आना चाहिए, लेकिन एक और बात है अली साहब, अभी जो कैसर साहब एक बात कर रहे थे उस पे आई एम एबल टू सी कैसर साहब आपको दोबारा वेलकम करूंगी इसलिए। कैसर साहब ये बताइए, कैसर साहब से सॉरी जो भी बात मैं कर रही थी, उन्होंने कहा पूरी असेंबली ने भाई मना कर दिया, अगर दी उन्होंने रेफर कर दिया काबीना ने असेंबली को, या तो वो ना करते ना, ये 21 अरब वाला मामला रेफर ही ना करते, खुद पास कर देते। असेंबली को रेफर किया, उन्होंने ऑलमोस्ट यूनानिमसली कहा कि हमारे पास ये एलोकेशन नहीं है, तो खत्म हो गई बात। ये जो डेंजरस प्रेसिडेंट पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये सेटल किए जा रहे हैं ना, इसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो पार्टीज को ये ख्याल रखना चाहिए है कि सिर्फ अपनी पॉलिटिकल जो है वो इंटरेस्ट को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल और पब्लिक इंटरेस्ट जो है उसको डिसमिस करना, उसको हमेशा जो है वो सेकेंडरी ट्रीट करना, इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए और फ्यूचर सिनेरियोज के लिए पाकिस्तान की तारीख में जो ये बैड एग्जांपल इन्होंने सेट कर दी है ना, सिर्फ अपने पॉलिटिकल एडवांटेजेस के लिए, मतलब पूरी कौमी असेंबली ने बैड एग्जांपल सेट कर दी है। 100% एक बैड एग्जांपल सेट की है। इट वाज ऑल इन बैड टेस्ट एंड इट वाज सेनेटर ऑल इन साहब बैड हैज अ पॉइंट जी। हाँ जी बिल्कुल। Constitution मैं नहीं समझती कि कोई ऐसा बैड प्रेसिडेंट जो है वो कायम किया गया। बैड प्रेसिडेंट जो रखा गया जब असेंबलियां बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सॉलिड रीजन के, एक फर्द वाहिद की ईमा पे जब डिसॉल्व कर दी गई, दैट वाज द प्रेसिडेंट दैट शुड नॉट हैव बीन सेट। और जो प्रेसिडेंट फिर 9 मई को रखा गया कि एक शख्स के लिए पूरे मुल्क को आग लगा दी गई, ये प्रेसिडेंट भी नहीं रखा जाना चाहिए था। तो मैं ये समझती हूँ कि वहां से देखिए, हमेशा जब गलती जस्ट अ मिनट, जब गलती होती है उसकी जड़ तक जाना चाहिए कि क्यों हुई, और वो क्यों हुई, वो इस वजह से हुई। ये सारा जो इस वक्त मुल्क में क्राइसिस है वो पैदा किया गया, जानबूझ के पैदा किया गया, 2 असेंबलियों को डिसॉल्व करके पैदा किया गया, और फिर जब कुछ नहीं बना तो फिर पूरे मुल्क को आग लगा के पैदा किया गया। एक जुमला आप फरमा दें और फिर मैं कैसर साहब की तरफ बढ़ूं, क्योंकि उनसे भी एक बड़ा जरूरी सवाल है जो रुबीना साहिबा ने, और हमारा भी ओवरऑल भी, कि हम लोग जो ये लीगैलिटी और इलीगैलिटी पे बात कर रहे हैं इस पूरे एक्ट की, इस एक्शन की। देखिए, अनरीजनेबल पॉलिटिकल बेसिस जो है वो सेटअप करके सिर्फ पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन का हौज पौज नहीं बना सकते। एज ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज that has participated in manipulation and maneuvering of this entire constitution and through these procedures, ये जो बता रहे हैं कि जी हमने तो कौमी असेंबली ने ये कैबिनेट के पास भिजवा दिया, such like tactics has always been available with the parties। लेकिन आप सिर्फ पॉलिटिकल जो सा है वो एडवांटेज कैसर साहब से क्योंकि कैसर साहब ने बतौर चेयरमैन ऑफ दैट कमिटी आपने ये आगे किया था मामला, आपने पूरे हाउस को रेफर किया था। कैसर साहब इसका जवाब फरमाइएगा। गलत प्रेसिडेंट आपने सेट किया है और ये आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है आपको भी हॉन्ट करे, जब आप लोग चाहें कि इलेक्शंस हो जाएं और फिर आप ही की पुरानी एग्जाम्पल देके इलेक्शंस ना करवाए जाएं। मोना, ये बात देखें, फैसला हो जाना चाहिए कि कौमी असेंबली के बाद मेन तो यही फाइनेंशियल मैटर है। आइंदा वो मैटर भी सारा अदालत को दे दें, जो अदालत चाहे। देखे ना, ये हमने एक पिछला बजट से, मैं नहीं कहता कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन ये तय हो जाना चाहिए ना कि फाइनेंशियल मैटर भी नहीं रहेंगे कौमी असेंबली के बाद। वो सारी असेंबली भी चाहेगी तो उसको लाजमी कुछ खर्चे देने पड़ेंगे। तो ये तो सारी चीज़ें लीगल है, इसमें बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। तो ये मैं समझता हूँ ये अब मामला कोर्ट के सामने है और वही फैसला कर सकते हैं जो भी है सुप्रीम कोर्ट के। तो सर एक आगे की बात है, फ्यूचरिस्टिक सा सवाल है, अगर आपके प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देते हैं, आज डिसाइड हो गया है, उसके बाद क्या होगा कि पंजाब असेंबली का केस भी वो लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन अब वक्त चूंकि आपने इतना गेन कर लिया है कि अब वो कहेंगे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब तो वैसे ही असेंबलीज डिसॉल्व हो रही हैं।
मुझे बताइए ना क्या हुआ इस सारे काम में जो असम्बलियां तोड़ी गई। पहले कौमी असम्बली में उनके पास मेजॉरिटी थी, उन्होंने खुद चले गए, बाहर चले गए, और फिर Opposition की हर majority जगह थी, से सर। खान Treasury में साहब तो नहीं थी। खान साहब खुद लड़ रहे हैं। देखिए हाँ। ना, ये कोई तरीका कार इससे पहले कभी हुआ? आखिर दुनिया की दूसरी भी असम्बलियां, इंडिया भी में जमहूरियत है, दूसरे जो पार्लियामानी सिस्टम है, कभी ऐसे हुआ कि पूरी की पूरी पार्टी चली गई, हम चले जाओ अब इलेक्शन? इस तरह तो कभी भी नहीं होगा। फर्ज कीजिए अभी इलेक्शन हो, ये आप नया इलेक्शन कराएं, और 1 महीने बाद जो पूरी अपोजिशन पार्टी है वो कहे मैं बाहर चले जाती हूँ, सही, राइट। तो फिर इलेक्शन कैसर साहब एक बात अब इस सुनिएगा तरह प्लीज। कोई दुनिया में मैं ये बात सुनिएगा, क्योंकि देखिए ये रीडिंग सिर्फ या तो पीटीआई की होती, पीटीआई के अलावा वजीर खारजा उनकी भी रीडिंग सुनिएगा, क्योंकि उन्होंने एक इलेक्शन के हवाले से भी एक बात की थी स्वाद जलसे में। मैं सेनेटर साहिबा का भी इस पे मौक़िफ़ जानूंगी, लेकिन ये आपके लिए ज्यादा है। कैसर साहब ये प्लीज सुनिएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनरल इलेक्शंस के लिए भी तैयार है, और इंशाअल्लाह ताला यही पैगाम हम अपना इत्तेहादियों को देंगे कि आए हिम्मत पकड़े, आए मैदान में आए, जो भी जीते इंशाअल्लाह ताला फिर उनका हक होगा कि वो आपका खिदमत। जी कैसर साहब, आए हिम्मत पकड़े, आए मैदान में आए। आपको बिलावल साहब वजीर खारजा ये पैगाम उन्होंने स्वाद से दिया है, क्यों ये महसूस हो रहा है कि आप में हिम्मत नहीं है इलेक्शन? मैं पैगाम जो उनको दिया है बिल्कुल इंडोर्स करता हूँ। मैं उनके पैगाम को आप इंडोर्स करते हैं, इलेक्शंस होने चाहिए, हिम्मत पकड़े। वजह क्या है कि इलेक्शन देखिए टाइम पे होनी चाहिए, बिल्कुल सब पार्टियों को हिम्मत पकड़नी चाहिए। जो इलेक्शन मैंडेट होना चाहिए, पब्लिक के सामने जाएं, जो अवाम जिसको मैंडेट दे। और बिलावल भुट्टो साहब ने जायज कहा है, इलेक्शन टाइम पे अगर अब भी नहीं कराएंगे तो एक नया टर्माइल हो जाएगा, और वो टर्माइल इस वक्त तो सर कौन नहीं कराएगा? आपकी गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर आपकी पार्टी के हैं, कौन नहीं कराएगा? आप लोग इलेक्शन कमीशन ने, हमने क्या करना है? हमारी हुकूमत तो जा रही है 12 अगस्त, अब हमारी असम्बलियां और वो ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कराना कराए। हम कब मना कर रहे हैं? हमने रोक सकते हैं, हम क्यों रोक सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, आपने ओनस डाला है इलेक्शन कमीशन पे, और बिल्कुल आपकी बात बजाए कि इलेक्शन कराना तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अली साहब इस पे कुछ मुस्कुरा रहे थे, मैं जानती हूँ क्यों, लेकिन सेनेटर साहिबा की तरफ भी जाना है मैंने आफ्टर अ ब्रेक। नाज़रीन, जी वेलकम बैक। सेनेटर साहिबा, कैसर साहब इंडोर्स करते हैं बिलावल साहब, वो सही कह रहे हैं, इलेक्शंस टाइम पे होने चाहिए। तो ये इंप्रेशन फिर बिलावल साहब ने, मतलब उनकी पार्टी से तो कैसर साहब की एक अपनी राय है, एक इनफरादी राय भी है, ये इंप्रेशन किसकी तरफ से है कि इत्तेहादी भी हिम्मत पकड़े? किसको पकड़ने? देखिए आप जो है ना, जो वर्ड्स, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स रहता है उसके ऊपर आप चले जाते हैं और उसका लिटरली जो है मायना करते हैं और वो तर्जुमा करते हैं, या उसका जो मायना होता है। अभी रिसेंटली मैं वहाँ पे एक स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में मैं, क्योंकि कुछ मेंबर्स कहते हैं कि उर्दू की ट्रांसलेशन भी साथ रखें जो भी चीजें, तो मैंने जब देखा तो मेरे सामने लिखा हुआ था बोतलों की गर्दनें। तो मैंने कहा भाई बोतलों की गर्दनें क्या होती हैं? तो वो जब मैंने देखा दूसरी तरफ तो उसका लिखा हुआ था कि उसके बॉटल नेक जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं। तो बात ये है कि आप उसको एक लफ्ज को पकड़ के ये करने, सिर्फ उन्होंने जो बात की है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं वहां पे मौजूद थी इलेक्शन के हवाले से। जलसा गाह में नेचुरली लोगों को एक इबाम है इलेक्शन होगा नहीं होगा, तो वो क्लैरिटी के लिए था कि भाई इलेक्शन जो है अपने वक्त पे होने चाहिए। और जैसे कैसर साहब ने कहा कि जब गवर्नमेंट चली जाएगी, अपना मुद्दत पूरी कर लेगी, इस वक्त जो सिटिंग गवर्नमेंट है, उसके बाद एक केयर टेकर सेटअप आएगा और इलेक्शन कमीशन मिल के जो है वो इलेक्शन का इनेकाद करेंगे। उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी भी जो इस वक्त हुकूमत में है या हुकूमत से बाहर है, उनकी कोई सवाबदीद नहीं है। मतलब वो उसमें बहुत क्लैरिटी है। सेनेटर साहब एक बात बिलावल साहब की बात जो है वो बड़ी सॉलिड बात है कि मैं इलेक्शन के लिए आप हिम्मत हम सबको पकड़नी है, ये नहीं कि सिर्फ जो है हमारे इत्तेहादियों ने पकड़नी है। और इलेक्शन करने के लिए सबसे मुराद हम खुद भी हैं। अच्छा, हम खुद भी हैं, पीपल्स पार्टी भी वो हम में शामिल है, क्योंकि हम सब ने इलेक्शन में जाना है और इलेक्शन लड़ना है और हिम्मत का काम है। कोई इलेक्शन कैंपेन में जाना, और सब पार्टियां इस वक्त इलेक्शन कैंपेन मोड में है भी।
हर पार्टी जो है वो जलसे जुलूस दूसरी तरफ से आपके अपोजिशन या सियासी हरीफ ये कहते हैं कि लेकिन उनकी मैं नहीं पार्टी- समझती कि PMLN के अंदर भी कोई इब्हाम है इस बारे में कि इलेक्शन होना है या नहीं होना है, क्योंकि मेरी जहां तक उनसे बातचीत होती है, हमारा जो आपस में इंटरेक्शन होता है, तो कहीं ऐसी बात नहीं है कि इलेक्शन नहीं अच्छा, होना। उनकी तरफ से भी कोई- हाँ, अब अगर इलेक्शन की अगर Willingness में आपको कमी नहीं है। विलिंगनेस की कमी अगर है तो वो PTI की भी हो सकती है, क्योंकि उनकी अगर आप वो तो पार्टी टूट सामने गई कुछ है। और बात करते हैं, पीछे वो कुछ और बात करते हैं। एक गुफ्तगू आई थी पिछले दिनों ऑडियो लीक्स का जो सिलसिला है, तो उसमें कहते कि मतलब और कुछ नहीं करते तो कमबख्त मार्शल लॉ ही लगा लें। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ लेकिन वो कि PTI की इलेक्शन- खातून तो नहीं थी। पर इलेक्शन अगर वो PTI की नहीं थी, PTI की Sympathizer थी, fan थी। सिंपथाइजर हो सकती है, हाँ, तो fan थी। ये सेंटिमेंट्स जो है ना कैसे साहब मुस्कुरा रहे हैं, कैसे साहब को याद आ गया कि कौन सी ना ऑडियो थी ये? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंटिमेंट्स हैं, ना ये PMLN के सेंटिमेंट्स हैं। इलेक्शन सही है। हमने हमेशा कहा है कि अपने वक्त पे होने चाहिए, अपने और फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए, ये हमारा मौक़िफ़। जी अली साहब, आपने सुना फेयर एंड फ्री होना, ये भी 7 आइन में ही दर्ज है ना। उसी के तहत फिर इस दफा भी तमाम गवर्नमेंट ने ये सोचा, पूरी असेंबली ने ये सोचा कि एक साथ हों तभी फेयर एंड स्क्वायर होंगे, वरना तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि पंजाब में केयर टेकर्स हों, वफाक में आपकी अपनी एक दूसरी गवर्नमेंट आपके हरीफ की PTI की बैठी हो, तो देखिए, पाकिस्तान की तारीख में कोई एक सियासी जमात जो है वो ये दावा कर ले और बिल्कुल जो है वो इस पे इत्तेफाक कर ले कि जब से पाकिस्तान बना और जितने इलेक्शन हुए हैं, कोई एक भी इलेक्शन में जो हारने वाला फरीक है उसने जीतने वाले फरीक के ऊपर क्वेश्चन मार्क ना किया हो कि ये तो इलेक्शन फेयर एंड फ्री थे ही नहीं। तो ये जो स्लोगन्स है ना, प्लेन स्टेटमेंट है कि जी आइन में लिखा है कि फेयर एंड फ्री हो, तो इस पे कभी पाकिस्तान की तारीख पे किसी भी एक सियासी जमात हारने वाली ने जो सा है वो इत्तेफाक नहीं किया कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री थे। तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट होती है कि जी इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो, भाई होने चाहिए। इज दैट इवन अ क्वेश्चन? क्या ये कोई उठाने वाला सवाल है या करने वाली बात है? इलेक्शन होते ही लेकिन free अली है साहब वो और कहते हैं होने- जो देखिए अली साहब, वंस बिटन ट्वाइस शाय। हम सबको मालूम है कि किस तरह से इलेक्शन चोरी होते हैं। ये आपकी बात नहीं है। 2018 का आपको पता है RTS कैसे बैठा, कैसे इलेक्शन के रिजल्ट तब्दील किए गए। और बेनजीर भुट्टो शहीद जब जिंदा थी तो हमेशा पहली दफा जिक्र उन्होंने ही कहा था कि स्टोलन इलेक्शंस, और स्टोलन इलेक्शंस इट इज अ रियलिटी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम सब की कोशिश ये होनी चाहिए मिलजुल कर, बस एक कि बेस्ट जो भी- अटेम्प्ट ही हो सकता है ना हाँ, इन- कि इन जो these जो circumstances। जो मैंडेट है इट शुड बी ट्रांसलेटेड इनटू प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। कैसर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन अली साहब ये इस बात का जवाब मैं फरमाएं। ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम फुल फ्लेज इलेक्शन की तैयारी में हैं। मैं आज अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी चंडियोट से आ रहा हूँ। वहाँ हमने एक बहुत बड़ी आई रैली फौज के हक में, क्योंकि 9 मई के बाद जो हुआ, मेरे पूरे इलाके में गम और गुस्सा है लोगों में। हर बार जब मैं जाता हूँ वहाँ, जब मैं वहाँ रहता हूँ, तो बहुत बड़ी आज सैकड़ों की तादाद में रैली, और वो कह रहे इलेक्शन तो सब चाह रहे हैं इस वक्त, तो इलेक्शन का माहौल बिल्कुल हमारे फिलहाल अच्छा, ये हमारे आपने फेवर में, दिलचस्प बात की तो है हम और चाहते हैं एक कि नया इलेक्शन एंगल है टाइम पे पूरी हो। कॉन्वर्सेशन में कि आप कह रहे हैं जी। कि 9 मई के बाद गुस्सा है, लोग अवाम उस गुस्से को इलेक्शंस के जरिए भी गुस्सा है, निकालना चाहते हैं, गम और उस गुस्सा है। पार्टी के खिलाफ निकालना पूरा- चाहते हैं, यानी पूरा- PTI के मेरी खिलाफ चंडियोट- निकालना चाहते हैं, मेरी वेंट आउट मेरी करना चाहते हैं। मेरी क्लिपिंग देखिए, जो लोग जमा हुए और जिस तरह उन्होंने इजहार किया, अच्छा। जो वलवले से लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये तो पूरे इलाकों में ये हाल आया। मैं तो आपको आज का बता रहा हूं कि बहुत बड़ी रैली हमने निकाली और लोग चाह रहे हैं कि जल्दी इलेक्शन हो और एक स्टेबल गवर्नमेंट जो भी हुकूमत बनाए, कोई भी पार्टी जीते, फेयर तो इलेक्शन सर होना चाहिए। अगर आपके और मैं लोगों- ये बड़ा हारने वाले जरूरी को सवाल मानना है, चाहिए। अगर आपको लगता है कि गुस्सा लोगों में गमो गुस्सा भरा हुआ है 9 मई के बाद, PTI उस पार्टी पे भरा हुआ है ना गमो गुस्सा, और वो पार्टी तितर बितर है, उसमें कुछ लोग ही बिल्कुल नहीं बचे हैं। बिल्कुल उस पार्टी के खिलाफ है। अगर- उस पार्टी ने हमारी फौज पे, हमारी डिफेंस फोर्सेज पे हमला कर दिया। हम अपने मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। हम तो अपनी मुल्क की बुनियादें हिला दी हमने। हाँ। 9 मई को, और लोग और सर आए ना इलेक्शन ऐसा में आ जाए, इंप्रेशन ये कि कहते ऐसी थे रीडिंग अगर कोई ले कि 2/3 अब और 3 आपको जब वोट। लगता है कि 9 मई के बाद वो पार्टी बिल्कुल खराब हो गई, उनका अपना एक फैसला था जो उन्होंने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली, तो अब आप इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, 9 मई से पहले नहीं थे? नहीं, हम पहले भी तैयार थे। इलेक्शन तो टाइम पे हो। देखिए कब हमने कहा था, इन्होंने एक नया रोला डाला, पहली बार हुआ। देखिए हमारे मुल्क की जो सही रोला इनका था। हाँ। एक सूबा
50% سے زیادہ آبادی والا صوبہ ہے. اگر آپ اس میں الگ الیکشن کر دیں اور پورے ملک میں بعد میں کریں, یہ ممکن نہیں تھا. تو آپ گویا نے کہ کہا ہر جگہ ربینہ صاحبہ کی بات کو آپ انڈورس کر رہے ہیں کہ وہ فیئرنس اس میں کوئی نہیں آتی. ہمارے ملک میں علی صاحب کی انویسٹمنٹ ہی نہیں آئی. بات کو بیچ میں رہ بھی گئی تھی. علی صاحب آپ پلیز کمپلیٹ بھی کریں. چارٹر آف اکانومی, چارٹر آف ڈیموکریسی کرتے ہی نہیں تھے. اب کیا کرے, اور تو صرف جھگڑا کرنے کے پیچھے تھے. وہ تو ہر بار ایک الیکشن ہو رہے ہیں 6-8 جگہ سے خان صاحب خود کھڑے ہو رہے ہیں. کہاں کا طریقہ کار ہے کہ یہ کون سا الیکشن ہے, واضح بات تھی کہ وہ جمہوریت ہے. سیٹیں دیگر ساری چھوڑنی پڑیں گی. روبینہ صاحبہ ہیز ٹو سے سم تھنگ. روبینہ صاحبہ I'll give the final word. جی بالکل, میں کیسر صاحب کی بات سے کہ الیکشن کو مذاق جو ہے, خان صاحب نے خود بتایا 32 کانسٹیچوئنسی پہ کھڑے ہو رہے ہیں, 11 کانسٹیچوئنسیز پہ کھڑے ہو رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے, یہ عوام کے مینڈیٹ کا مذاق اڑانا ہوتا ہے. اور جہاں تک کہ انہوں نے 9 مئی کی بات کی ہے, تو 9 مئی کو یہ تو کہہ رہے تھے نا کہ خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے. 9 مئی پاکستان کے عوام کی ریڈ لائن تھی. آپ کی بھی یہی ریڈنگ ہے کہ لوگوں میں غم و غصہ ہے. لوگوں میں غم و غصہ ہے. میں لوگوں کی کیا بات کروں کہ مجھے ذاتی طور پہ بہت زیادہ تکلیف ہوئی جب میں نے وہ مناظر ٹی وی کی اسکرینوں پہ دیکھے. وہ آئی کی ناٹ ایکسپلین کہ وہ کتنا تکلیف دہ تھا. جب جو وردی ہمارے لیے ایک باعث فخر ہے, ہمارے بھائی رشتہ دار فرینڈز آرمی میں ہیں, اور اگر ہماری آرمی ایک سمبل ہے ہماری اسٹرینتھ کی, ہماری جو ہے ملک کی جو سالمیت کی, اگر ان کی وردیاں اس طرح سے تزیق کی جائے اور لہرائی جائے اسکرینوں پہ, تو یہ کسی بھی محب وطن پاکستانی کے لیے یہ قابل قبول نہیں. رائٹ ناظرین, میں وائنڈ اپ کروں گی, وقت اتنا ہی تھا لیکن کافی سحر حاصل, ہم نے کافی سارے پوائنٹرز ڈسکس کیے. تھینک یو ٹو دی لیڈی اینڈ بوتھ دی جینٹلمین. آپ کے دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.